नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आप सभी का हो चुका है और अब जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी उन्होंने भी जो अपना नेक्स्ट टारगेट है उसके बारे में सोचा होगा, और जिनका अच्छा हो रखा है उन्होंने भी अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचा होगा। क्योंकि भले हमारे साथ अच्छा हो भले बुरा हो, हम रोक तो नहीं सकते। लाइफ जीवन का मेन एम ही ये होता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ उधर उधर कमेंट आ रहे हैं, कई ग्रुपों के अंदर एक ही चल रहा है कि आरपीएससी का पैटर्न किस प्रकार से चेंज हुआ है, और इस एग्जाम में जो आरपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है उसके चेंज होने का आधार क्या, मतलब किस बेस पे हुआ है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस टाइप से हो रही है। इन चीज़ों के बारे में हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले मतलब फर्स्ट ग्रेड के बाद में हमारी आगे रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें किस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए ताकि वो हमारे आने वाले के लिए मतलब आने वाले टाइम के लिए बेस्ट हो। उसके बाद में हम इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये वाला एग्जाम था फर्स्ट ग्रेड वाला, इसके अंदर मतलब कट ऑफ का बायोलॉजी पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन एक अच्छे स्कोर हो सकते हैं, वो भी अपन इसके अंदर बात करेंगे। एक छोटा सा सेशन लूंगा मैं आपका। ये मुझे इसलिए नीड लगी कि मैक्सिमम बच्चे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें हमारे हमारे रथ को किस एग्जाम की ओर मोड़ना चाहिए। तो ये टाइम एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है कि क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में कम से कम मतलब आप मिनिमम मानोगे तो भी आपको 6 से 7 मंथ आपको चाहिए होती है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी एक एक डेढ़ डेढ़ साल की नीड होती है, तब जाके कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या उसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर आप उसको पूरा देखना। मैं आपको ये डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से जो जब मैं था, जब मेरा मुझे याद है 2022 वाला एग्जाम था, उस समय मेरे साथ यही कंडीशन थी जो आज आप लोगों के साथ में है। क्योंकि उस समय भी 1-2 महीने बाद सेकंड ग्रेड एग्जाम था और सेट की भी न्यूज हवा उस तरह उस टाइम चल रही थी जैसे आज के टाइम में सेट की न्यूज चल रही है। तो अपन इस क्लास को शुरुआत अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम कट ऑफ के बारे में आइडिया लगाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और कितनी कट ऑफ जा सकती है इस एग्जाम के अंदर। कट ऑफ का मतलब मैं यहाँ कोई ऐसे तो बता नहीं सकता भी इतने नंबर जाएगी। मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि मतलब एक मैंने जब इस पेपर को पूरा एनालिसिस किया तो मैं ये बता सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजी वे में कर सकते थे, और मतलब कुल मिला के कितने क्वेश्चन स्कोर आपका इसमें कितने तक राइट हो रहे हैं वो आपका सेफ स्कोर है। उसके बाद में अपन इसमें पेपर का एनालिसिस भी करेंगे कि कौन से पोर्शन के कारण ये पेपर हमारे को टफ लग रहा है, कौन सा पोर्शन ऐसा था जो मतलब सिंपल आया है, और क्वेश्चन बनाने का चेंज कैसे हुआ पैटर्न, उसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। तो अपन चलते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले मैं एक आपके मन के अंदर कोई एक जो भ्रम है कि एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी से एनसीईआरटी की हवाएं नहीं लगी। तो जब मैं इस पेपर को देख रहा था फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने के बाद में, पिछले 3-4 दिन से मैं ये पेपर देख रहा हूँ, मतलब एक एक ऑप्शन को मैंने देखा, एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा है। तो मुझे इसका पूरे एनालिसिस करने के बाद ये चीज पता पड़ी, जब मैंने इस पूरे पेपर को देखा तो मैंने इसमें देखा कि लगभग 85 क्वेश्चन, आप इसको 80 मान लो, लगभग 80 तक जो क्वेश्चन थे, जो 80 क्वेश्चन थे वो आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द मिल रहे थे। एनसीईआरटी के इर्द गिर्द का मतलब होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे 75 से 80 तक क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी के अंदर से आ रखे हैं। आप एनालिसिस करना, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे सर, मैंने पूरे क्वेश्चन को एक एक बुक मतलब पूरी एनसीईआरटी की बुक से लाइन टू लाइन मिला के देखे है। 75 से 80 क्वेश्चन ऐसे है जो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। अब आपको ये सुनने में बुरा लग रहा होगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, इतने क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो दिक्कत ये है कि आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, आप सबने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, लेकिन हमने एनसीईआरटी को पढ़ा है, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की है। समझने की कोशिश कैसे, कुछ क्वेश्चन मतलब आप इस चीजों को नोट करो, जब आप घर आए, आप अभी भी बैठे हो, आप एनसीईआरटी के जो जो सिंपल क्वेश्चन है जो आपके गलत हुए, देखो गलत होना दो टाइप से हो सकता है। एक तो होती है सिली मिस्टेक, वो तो वो होती है जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है तो वहां पे गलती होती है, वो तो होती है सिली मिस्टेक, मतलब हमारी मिस्टेक की वजह से, बट हमें क्वेश्चन में आ रहा था। तो वो पेपर के लेवल की बात वहां नहीं होगी। पेपर का लेवल वहां देखा जाएगा जहां आप 50% के ऊपर आके आप अटक रहे हो। उस 50% के ऊपर आके आप क्यों अटक रहे हो, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, आपने कभी ये सोचा होगा तो उसका आंसर मिलता है, उसके पीछे दो रीजन होते हैं। क्यों, सॉरी, तीन रीजन है। फर्स्ट रीजन ये होगा कि आपका रिवीजन नहीं है, आपने कोई टॉपिक था, आपने उसका अच्छे से रिवीजन नहीं किया। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे आपके क्वेश्चन एलिफेंट या सिस वाला क्वेश्चन था,
जैसे आपके दूसरा एक और डीकम्पोजर वाले 2 क्वेश्चन आए थे, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग वाले आए थे। मतलब इस प्रकार से एनसीईआरटी के कई सारे क्वेश्चन थे जहां पर आपने वो पढ़ रखे थे लेकिन फिर भी बच्चे उसको गलत करके आए। तो मैंने कहा इसके 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये होता है कि जहां पर हम हमारे जो क्वेश्चन 50% वाले गलत इसलिए होते हैं, उसका सबसे फर्स्ट रीजन है कि हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं होता है। क्या नहीं होता हमारा? रिवीजन जो है हमारा अच्छे से नहीं होता है। जब रिवीजन हमारा अच्छे से नहीं होता है तो सिली मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी वजह से जो 50% वाले जो क्वेश्चन है, जहां हम 50% मतलब सॉरी 50% हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, मतलब 2 ऑप्शन को सोल्व कर देते हैं, 2 को नहीं कर पाते, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। फर्स्ट रीजन हो जाएगा हमारा रिवीजन नहीं होता है। अब उसके बाद सेकंड रीजन मतलब सेकंड कारण क्या होता है? सेकंड कारण ये होता है कि हमने इन चीजों को रटा होता है, कि हमने इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ा नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है उसको नहीं पढ़ा होता है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है। हमने 11 12 बीएससी एमएससी हमने सब के सब ऐसे पढ़े हैं। और आज के मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर इतना बायोलॉजी का माहौल खराब कर रखा है, बायोलॉजी के रटने का सब्जेक्ट उसको रटा रहे हैं, टीचर लोग भी बायोलॉजी को रटा रहे हैं, ऐसे पढ़ो सेल में ये होता है, माइक्रोस्कोप में ये है। भाई रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है, बायोलॉजी का नाम ही अब हिंदी में जीव विज्ञान, तो हमारे जीवों से रिलेटिव है। तो हमारे अंदर जो जो रिएक्शन चल रही है, जो जो प्रोसेस, वो रटने की कहाँ है? पूरी केमिकल बेस पे हो रही है। किसी ने, क्योंकि साइंस के अंदर एक भी ऐसा कोई आप जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हमारे टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप जैसे ये आपके मॉर्फोलॉजी, आप इनको छोड़ दो, मैं तो कहता हूं ये भी रटने की नहीं है। आप इनको देखो ना बाहर जाके, आप इनके डायग्राम देखो तो ये रटने की चीजें है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम बाकी वाले टॉपिक को हम रट रहे हैं मॉर्फोलॉजी की तरह। हम बाकी वाले टॉपिक को हम हमारा जो जैसे स्केलेटन सिस्टम उसकी तरह उसको हम रट रहे हैं, लेकिन हम उसको कभी हमने ये कल्पना नहीं की कि ये कैसे होता है। हमने इसके डायग्राम को देखने की कोशिश नहीं की। अब इसमें गलती स्टूडेंट की भी नहीं है। मैंने भी मेरे लाइफ में जब मैं था तब मुझे नहीं पता, मैंने भी इसको रटा है। लेकिन ये चीजें बाद में आके फील होती है कि हमने जो पहले किया वो बहुत गलत था। गलती है। मैं देखो मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मुझे ये कहते बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब टीचर खुद बच्चों को रटा रहे हैं बायोलॉजी को। ऐसे कई यूट्यूब के ऊपर है तो बायोलॉजी रटा रहे हैं। बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं, उसको तो जीने का सब्जेक्ट है ये, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ने का सब्जेक्ट है ये। तो अब देखो, अब जैसे मैं मानता हूँ एक आपके वो क्वेश्चन था एलिफेंटियासिस वाला, आपके दूसरा डीकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन था कैटाबोलिज्म, तो ये सब ने पढ़ रखा होता है। लेकिन हम उन क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करके आ गए। गलत क्यों किया? हमने उसको रटा होता है, हम केवल इतना ही ध्यान देते हैं कि वो वाउचेरिया के द्वारा होता है, लेकिन हमने उसके साइंटिफिक वे के ऊपर जाने की कभी कोशिश नहीं की कि वाउचेरिया द्वारा होता है, लेकिन उसमें होता कैसे कैसे क्या होता है। तो मैंने आपको वीसी में भी उसका एग्जाम्पल दिया था कि बाउचेरिया के अंदर जो ब्लड रिपोर्टिंग, जैसे उसकी जब मरीज जब हॉस्पिटल जाता है टेस्ट कराने के लिए, भाई मुझे डिजीज हो रखी है या नहीं, जैसे मलेरिया की जांच कराते हैं, तो उसमें जो ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर उसको यही बोलता है कि रात में आना, क्योंकि उस समय जो ब्लड की रिपोर्ट ली जाती है वो नाइट में ली जाती है उसकी। इसके पीछे साइंटिफिक कारण, और ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछ रखा है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये एनसीईआरटी में नहीं था। ये चीजें समझने की है। एनसीईआरटी एक लाइन लिख रही है, उसका मतलब ये है कि वो आपके एनसीईआरटी के अंदर है। आप इतना समझो कि हमारे सिलेबस के अंदर जैसे हम मानते हैं कि जो हमारे सीनियर सेकेंड ईयर, जो हमारे मतलब जो हमारे सीनियर सेकेंड ईयर लेवल तक का सिलेबस है, उसमें जैसे कोई लाइन दे रखी है फोटोसिंथेसिस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक है वो 11 12 पे आपको पढ़ना है। वो क्वेश्चन वहां से हायर लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि उसने दे रखा है फोटोसिंथेसिस। वो जो बुक है वो केवल 11 12 के बच्चों के लिए है, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हो वो फोटोसिंथेसिस लेवल, इसलिए वहां उसने टॉपिक दिया है कि आप इसको अच्छे से हायर लेवल तक पढ़ रहे हो। अब वो आपको फोटोसिंथेसिस में कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे केवल 11 12 के ऊपर बुकों को लेके बैठ जाते हैं, और ये माहौल एग्जाम के, ये माहौल बच्चे खुद नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम यूट्यूब के टीचरों ने बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम यूट्यूब के टीचरों ने इस माहौल को इतना खराब बना दिया कि बच्चा 11 12 को बेसिक मान के उसको उसको पूरा रट देता है। जब तक बायोलॉजी को रटना नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नहीं होना है, क्योंकि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अब आप देख लो इस आरपीसी वाले पेपर के अंदर टोटल बायोलॉजी के मैं देख रहा था 140 क्वेश्चन थे। कितने थे? इसके अंदर 140 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम। आप 10 क्वेश्चन जो थे मैक्सिमम, वो आपके हो सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर हो, मतलब आप इनको रट सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन आप बाकी वाले क्वेश्चन देखो, इतने अच्छे से क्वेश्चन को पुट मतलब फॉर्मेट किया गया है कि क्वेश्चन पूछने का उसको मजा आ रहा था, और जिसको जो सोल्व कर रहा था, जो उसको समझ के गया था, उसको भी मजा आ रहा था। तो मैं अभी से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट से भागो मत, समस्याओं से भागो मत, उनका उनके सामने उनसे
उनका समाधान निकालो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन यही है कि बायोलॉजी को रटना छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग रट रहे हैं, इसलिए हमें ये पेपर टफ लग रहा है। टेक्निक्स वाले क्वेश्चन थे, टेक्निक्स वाले के अंदर जैसे मैं पहले पढ़ता था तो मुझे तब वो टफ लगते थे, जैसे मैं जब फर्स्ट की थी तो मुझे टफ लगा था क्योंकि उस टाइम हमने रटा था। लेकिन उसके बाद में जब लैब के अंदर काम, मतलब जैसे उसका मैंने पूरा, भाई मैंने उसका 3D डायग्राम देखे, तो मतलब ये मेरे एग्जाम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम से पहले की बात है। तो जब उसके बाद मैंने राजस्थान के अंदर टेक्निक्स के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आ रखे हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसके अलावा जूलॉजी एससीएफ के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हमें टफ लग रहा हो। ये जरूर हो सकता है कि वो कोई किसी न्यू फैक्ट के ऊपर आ जाए तो वो बात अलग है। बाकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए जहां आपने काम किया हो, जहां आपने समझा हो, आपने विथ रीजन समझा हो, तो क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, आप उसको सोल्व कर ही दोगे। 4 ऑप्शन आपसे सोल्व नहीं हो रही है तो आप उसके 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, अगर बायोलॉजी को रट के नहीं जा रहे हो। तो मेरा इस वीडियो में इस जो इतनी बातें हुई उसमें कहने का मतलब यही है, इस पेपर के अंदर लगभग 80 क्वेश्चन आराम से हर स्टूडेंट, 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से लगाकर 85 क्वेश्चन आराम से हर स्टूडेंट सोल्व कर सकता था अगर अच्छे से पढ़ के गए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, इस बार एक बात और हुई है, इस एनसीईआरटी के साथ में इस बार आरपीएससी ने आरबीएससी को भी साथ में कनेक्ट किया है। मतलब आरबीएससी की बुक से भी, आरबीएससी, तो आरबीएससी की बुक, इसको आरबीएससी ना, आरबीएससी की बुक से भी इसमें इस बार क्वेश्चन आए हैं। तो इसका मतलब हम तो पहले ही डरते कि एनसीईआरटी पढ़ो, और मुझे आज भी याद है जब मैंने इसका वीडियो बनाया मैंने कहा था एनसीईआरटी के साथ में आरबीएससी देख के जाना बच्चों। लेकिन जिन्होंने देखी है तो उनमें से जो पांच पांच छह क्वेश्चन ऐसे, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आरबीएससी से बुक आ रखे है, तो आप आरबीएससी की बुक के क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन मान लो, क्योंकि वो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये तो बात होगी कि हमें एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। मैं अभी से कह रहा हूँ हमें एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। हमारा फंडामेंटल जो टिश्यू है वो हमारी लाइफ का बायोलॉजी का है, तो वह एनसीईआरटी। जैसे हम पढ़ते हैं ना एनाटॉमी के अंदर के फंडामेंटल टिश्यू पेरेन्काइमा से, पेरेन्काइमा होता है, क्योंकि पेरेन्काइमा से बाकी सब टिश्यू बनते हैं। उसी प्रकार से हमारे लिए जो फंडामेंटल बुक है, हमारे लिए जो बाइबिल है, हमारे लिए जो कुरान है, हमारे लिए जो गीता है, वो हमारी एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी तब काम आएगी जब आप उसको अच्छे से समझोगे, रटो मत। उसके बाद सेकंड बात रही, ये तो आपकी ये रही। अब देखो पोर्शन टफ क्यों लग रहा है, ये पेपर हमें टफ क्यों लग रहा है, उसके पीछे एक रीजन, दो रीजन है पेपर टफ लगने का। एक तो मैंने जब इसको पूरा देख रहा था, एक रीजन ये थे जो इस बार न्यू टॉपिक ऐड हुए, जैसे आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके साथ में आपके ये माइक्रोबियल कल्चर वाला टॉपिक, पीजी के जैसा मोल बायो, ऐसे जो जो टॉपिक नए ऐड हुए वहां से इस बार, और जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग वाले, मतलब जो जो नए टॉपिक ऐड हुए वहां से इस बार क्वेश्चन भर भर के आए हैं। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास का टॉपिक होता है, एक या दो क्लास का, वहां से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, और जो दोनों ही क्वेश्चन आए वो एक ही टेबल से आए हैं। उसके बाद में आप देखो, जैसे आपके मोल बायो वाला इस बार नया ऐड हुआ, इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोल बायो टफ है, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए मोल बायो को इतना टफ नहीं पूछा गया, लेकिन मोल बायो को बहुत टफ पूछा गया है। तो मोल बायो भी हमारे लिए इस बार हमारे इस सिलेबस के अंदर नया टॉपिक ऐड हो रखा है। उसके बाद दूसरी हम देखें तो आपके जैसे, मतलब जो जो नए टॉपिक ऐड हुए वहां, जैसे आपके एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम सेल डेथ, वहां से भी इस बार नए क्वेश्चन आए हैं। तो जो जो नए टॉपिक ऐड हुए वहां से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। पीजी वाले पोर्शन ने इस बार हमारी बैंड बजाई, क्योंकि पीजी वाला पोर्शन रटने का नहीं होता, समझने का होता है। उसमें दिक्कत ये होती है कि हम लोग ना उसको 12th लेवल पे पढ़ते हैं, ना बीएससी पे, ना एमएससी में। इसमें स्टूडेंट की गलती कुछ नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है, कि जब हमें कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, जब हमें हमारी स्कूलों कॉलेजों के अंदर किसी ने बताया नहीं कि इसको ऐसे पढ़ाया जाता है, इसकी ये ऑथेंटिक बुकें है, तो हम उसको नहीं पढ़ पाते। ये हम लोग अपने खुद के ऊपर इस गलती को हमें नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हो गया उसको लेके मत बैठो अब। तो पीजी वाले पोर्शन को अच्छा करो। पीजी वाले पोर्शन अच्छा करने का क्या तरीका है, अब आप अगर ऑथेंटिक बुकें पढ़ सकते हो तो नेट की खूब बुकें पढ़िए। अब और ये अब बुके को मैं क्या बताऊं, अब आप जैसे आपको एक बुक चाहिए तो आप एक पाथ फाइंडर को पकड़ दो, खूब है, वो सफिशियंट है। लेकिन होता क्या है कि इस लेवल पे हमें केवल पीजी वाले पार्ट को नहीं पढ़ना होता है, हमें और भी जीके भी साथ में पढ़ना होता है, हमें पूरी बायोलॉजी को पढ़ना होता है, लाइफ साइंस को पढ़ना होता है। तो हम बुके भी लेके ऐसे नहीं बैठ सकते कि हम पूरी बुक पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे, फिर तो वो भी इस लेवल के ऊपर आकर इतने कम समय के लिए वो सफिशियंट नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे आपको बायोटेक पढ़नी है, आपको टेक्निक्स पढ़नी, तो ये कोई तब मतलब 2 यूनिट होगी, तो आप उसको आप अगर चाहो तो आप 1 या 1.5-2 मिनट, मतलब 1 या 1.5 मंथ में आप आराम से पूरा पढ़ के नोट्स उसके कवर कर सकते हो। उसके बाद
थर्ड बात देखो, ये आपकी होगी जैसे या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, टफ वाला पोर्शन हो गया। अब तीसरी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो भगवान गलत उनके साथ ही करता है जिनके अंदर सख्त, मतलब जिनके अंदर पावर होता है, जिनके अंदर सहन करने की क्षमता होती है कि ये लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान उनके टेस्ट लेता है कि ये उसके योग्य है या नहीं है कोई इससे बड़ी वाली पोस्ट के लिए, या क्या ये वास्तव में मैं जिस पद के ऊपर इस इंसान को चाहता हूँ, इस लड़के को चाहता हूँ, इस लड़की को चाहता हूँ, क्या ये मेरा जो वक्त है ये उस पोस्ट के लिए योग्य है या नहीं है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, 2022 वाली वैकेंसी थी, मुझे आज भी याद है 2022 वाला एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का। 2022 वाला एग्जाम था, पेपर इतना टफ नहीं था, मैं करके आ गया था, क्योंकि एक वो घमंड होता है ना कि पेपर सिंपल आ गया, पेपर को फोड़ दी, तो मेरे साथ वो हो गया। मैं जब वहां से करके बाहर निकला, बाहर आके मैंने जब की मिलाई की, तो क्या मुझे पहले से पता पड़ गया था, एग्जाम हॉल से बाहर आते ही जब 10 क्वेश्चन मिलाए उनमें से 5-6 गलत हो गए थे, तो मुझे वहां से पता लग गया था अपना सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं होना है। ये पता था कि 2 गुना में हो जाएगा, लेकिन फाइनल नहीं होना, भले 1 नंबर से रहूं, भले पॉइंटों से रहूं। तो 2022 वाले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो एग्जाम हॉल के बाहर आते पता लग गया था। और मैं एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का इंसान हूँ, मतलब मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज हमेशा फिट रहती है, और ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपके माइंड में चीज फिट करके रखना। एक वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि गीता अपने महाभारत में, कि हे अर्जुन, जो हुआ है तेरी लाइफ में वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छा तब होगा जब तू अपने कर्म करेगा। तो ये लाइन मैंने मेरे ऊपर ली, और मैं आपको भी कह रहा हूँ ये आपके ऊपर आप लाइन लो। बाकी रोने से कुछ नहीं होना है, तुम्हें संभालने के लिए कोई नहीं आने वाला। तुम सोच रहे हो भी बायलू दी आरपीसी इस बार पेपर सिंपल बनाएगी, या कोई भगवान आएगा तो हमारी सहायता करेगा, तो ऊपर से कोई आपकी सहायता करने नहीं आना, नीचे से आना, न दाएं न बाएं से आना। खुद को खुद की सहायता करनी पड़ेगी। अब इस टाइम मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही मुझे डेट मुझे अभी याद नहीं आ रही है, 2022 वाला एग्जाम शाम को जोधपुर सेंटर था, मैं सुबह वापिस आया, उदयपुर आया। उस समय हवा चल रही थी, दो मेरे पास में दो ऑप्शन थे, जैसे आज आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन क्या है अभी वर्तमान में? दो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन आपके पास है सेकंड ग्रेड का। कौन सा? सेकंड ग्रेड का। और एक ऑप्शन आपके पास है सेट का। मेरे पास उस समय दो ऑप्शन थे। मुझे पता है कि सेकंड ग्रेड अगर मैं करता तो हो जाता, डेफिनेटली हो जाता, लेकिन एक अंदर से आग नहीं आ रही थी कि मतलब मुझे करना है, वो जिज्ञासा नहीं थी। तो तब मैंने मेरा पास सुना ये सेट वाला, और बड़ा रिस्की रिस्की था, क्योंकि सेट के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप जाके पढ़ाओ प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके पढ़ाओ। आपके पास दो ऑप्शन ही है, और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सेकंड ग्रेड बनने का था, तो फैमिली वालों का था दबाव सेकंड ग्रेड, क्योंकि जॉब जॉब होती है। तो मैंने उनको हाँ बोला, मैं ठीक है ट्राई करूंगा अगर हुआ तो, ये बोल के मैं लग गया सेट के पीछे, किसी को बिना बताए। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको बताया था, तो मैंने उसको बताया भाई मैं सेट करूंगा, तो थोड़ा मुझे उसने भी खूब, क्योंकि उसका नेट हो रखा, तो उसने मुझे गाइड कर लिया। उसके बाद में सेट के बाद में शायद यही था, 3-4 महीने का गैप था सेट की प्रिपरेशन की, और सेट निकल गया। जैसे ही सेट निकला, तो अपना जो मनोबल था, जो यहाँ पे पूरा डाउन हो रखा था इस फर्स्ट ग्रेड में नहीं होने के कारण, वो यहाँ पे हाई आ गया। हाई आने का कारण क्या था? यहाँ पे जिनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा था उनका सेट नहीं निकल रहा था। तो मुझे ये लगा कि डेफिनेटली मैं इसके योग्य तो हूँ। मेरा पेपर बिगड़ा है जो फर्स्ट ग्रेड वाला, वो तो मेरी खुद की गलती से बिगड़ा है, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से अपना जो मनोबल है वापिस हाई हो गया। उसके बाद में आगे दिख रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हवा चल रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। उस समय मैं वापस लग गया इस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन से मैंने तैयारी की थी उस दिन के बाद एक भी ऐसा टाइम, एक भी मेरे जीवन का ऐसा एक सेकंड नहीं आया कि मुझे लगा हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतनी भयंकर तैयारी की थी इसकी मैंने। मतलब मुझे याद है, मैंने तैयारी इसकी बहुत खूब की थी, फर्स्ट ग्रेड की भी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इतने अच्छे वे में मैं नहीं कर पाया। मतलब एक उसका ना स्मार्ट स्टडी वो मैं नहीं कर पाया, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि पता नहीं था, कोई गाइड नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था कि इसकी तैयारी कैसे, क्योंकि जीवन का फर्स्ट एग्जाम था, ये अपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता, कोई 1-2% बच्चों का हो जाता है, बाकी मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें पेपर एग्जाम हॉल के अंदर हमें पेपर को सोल्व भी कैसे करना है। तो इसलिए जीवन में दुख मत लो, सबके साथ होता है। आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, जो आपके बाद जो आएगी हमारी पीढ़ी उनके साथ भी होगा। इसमें कोई, ये तो देखो नेचर का रूल है, प्रकृति का नियम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
फिर उसके बाद सेट के बाद में मैंने दिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसमें मुझे कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ मेरा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है पोस्ट बड़ी, हम लोग यही सुनते हैं कि प्रोफेसर 30-35 साल के बाद बनते हैं, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली भगवान आपकी बात सुनता है, जैसे उसने मेरी सुनी थी। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, केवल दो सपने देखे थे। एक तो ये देखा था कि रीट बनना है, थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, 1,000 रुपये दिन के आते हैं, महीने के 30,000 आते हैं, खूब हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर कहता है ना कि जहां आपको ले जाना होता है भगवान वहां आपको लेके जाता है। उससे पहले भगवान आपके साथ बुरे काम करेगा। भगवान ये टेस्ट करना चाहता है, ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या आप उस पोस्ट के लिए योग्य हो जिसके बारे में आपके बारे में ऊपर वाले ने सोच रखा है। तो ऐसे हिम्मत मत हारो, ये हिम्मत हारने, क्योंकि हिम्मत हार भी जाओगे, खुद को आप मतलब दुख भी दोगे, तो फर्क किसको पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ना है। 2 साल जॉब लेट लग गई, क्या फर्क पड़ा? मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ लग गया, क्या फर्क पड़ा? अब जिनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ था वही मुझे बोल रहे तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मैं कोई यहाँ पे बुरा हुआ था, यहाँ वापस अच्छा हो गया। और अगर मैं यहाँ ये सोच के बैठ जाता अब मेरे से नहीं होना, पेपर ऐसे ऐसे, तो कुछ नहीं होना। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हिम्मत मत हारो। मतलब लाइफ में कुछ भी करना हो ना, मैंने ये चीज पर्सनली फील की है कि जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के अलावा इस दुनिया की, अगर आप में जिज्ञासा है, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कहीं जाने से रोक सके, आपके टारगेट को अचीव करने से रोक सके। मैं 12th में बाई ग्रेस हूँ, बीएससी बाई ग्रेस हूँ, और बीएड में भी बाई ग्रेस हूँ। बीएड में आपके आसपास किसी के ग्रेस नहीं होगा, लेकिन मेरे बीएड में ग्रेस है। लेकिन जिज्ञासा थी कि बनेंगे तो कुछ बड़ा ही बनेंगे, नहीं तो फिर इस लाइफ को क्या करेंगे। एक बार मिली है, उसको तो कम से कम किसी अच्छी पोस्ट के लिए बना देना। तो ये मैं कहता हूँ जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि जब जिज्ञासा होती है तो हमारा माइंड भी उस जिज्ञासा के अकॉर्डिंग कार्य करता है। और जब हम जिज्ञासा के अकॉर्डिंग हमारी काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी उसके अकॉर्डिंग हमारी सहायता करता है। इसलिए हिम्मत मत हारो, सेट के पीछे लग जाओ। अगर सेकंड ग्रेड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सेकंड ग्रेड अगर जॉब 2 साल लेट लगी और क्या होगा। मैं तो उसके साथ ये भी कह रहा हूँ, टीचिंग एसोसिएट अभी आ रखी है। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मतलब सेट के बाद कराने की बात चल रही है, लेकिन अब बाई चांस सेट के बाद नहीं हो तो क्या फर्क पड़ा, सेट तो क्लियर हो जाएगा ना। प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है 2027 के अंदर, तो कम से कम सेट को पहले से लेके चलो ना आप। अब आप लोग अगर हिम्मत आके बैठे हो कि सर सेट का पेपर टफ आएगा फर्स्ट ग्रेड से भी, तो क्या फर्क पड़ा? यहाँ पर भी जब मैंने दिया था वो भी पेपर फर्स्ट ग्रेड से टफ था, लेकिन तैयारी उस हिसाब से करो, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये तो बातें थी, मतलब हिम्मत आने, ऐसा कोई रोना होना तुमको कुछ नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। प्रकृति को होना ये मंजूर था तो उसने हमारे साथ कर लिया, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरी बात रहती है कि सर सेट की तैयारी कैसे करें, तो इसके ऊपर अपन कल बात करेंगे, अलग से वीडियो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि सेट की तैयारी कैसे करनी है, ताकि हमें कोई कोचिंग भी लेनी नहीं पड़े। फर्स्ट ग्रेड के ऊपर हमें कैसे करनी है, कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ये सब अपन कल की क्लास में बात करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें मैं आपको ये बताता हूँ इस पेपर के अंदर कट ऑफ क्या रह सकती है, और पीजी वाली पोर्शन को हम कहाँ से करें, क्या करें, सेल्फ या कोचिंग में बताता एक मिनट। जीके के अंदर इस बार इतनी मैं मानता हूं कि नौबत नहीं आई है 40% को क्रॉस करने के अंदर। जीके में आप सभी की 40% आराम से आए होंगे, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन तो जीके वाले पोर्शन के अंदर आपके 40% वाला क्राइटेरिया पास हो रहा है, लगभग आपके 75, और अगर आपके 80 तक उसमें आ रही है नंबर, 75 से अगर आपके 80 तक उसके अंदर नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे। हैंग हो रहा है ये भी। 75 से 80 तक अगर आपके नंबर आ रही है तो बहुत अच्छे नंबर उधर, क्योंकि जीके वाले इस बार इतनी नौबत नहीं आ रही है जहां तक मैंने सुना है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी पेपर की। जब बायोलॉजी पेपर की हम बात करते हैं, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी पेपर के अंदर आपको जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन 90 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं बायो के पेपर की बात कर रहा हूं, जिस स्टूडेंट के 90+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो इस सिलेक्शन की होड़ के अंदर है, वो इस सिलेक्शन की रेस के अंदर है। अब इसको मैं अगर उसको सेफ पे लेके जाऊं, मतलब तो ये 95 मान लो आप, 95+, मतलब 90 से 95 के बीच में जिसके नंबर जिसके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो सिलेक्शन की डेफिनेटली बहुत अच्छी रेस के अंदर है। दूसरा डिपेंड करेगा कि उसके जीके में नंबर कितने हैं, क्योंकि होता है ये अमूमन जिसका बायो अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत उसका जीके डाउन जाता है, जिसका जीके अच्छा है तो उसका बायो डाउन जाता है। ये अमूमन कॉम्बिनेशन बना रहता है, तब जाके ये प्रकृति आगे चल पाती है। तो कॉम्बिनेशन बना रहता है, मतलब तो आप ये मान के चलो कि जिस स्टूडेंट के बायोलॉजी के अंदर 90+ या 90+ है तो वो मतलब बहुत अच्छा
वो रेस के अंदर है, लेकिन अगर 95 प्लस आपका स्कोर है इसके अंदर, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे आपका आपका स्कोर है, आप सिलेक्शन की पूरी रेस के अंदर हो। अब उसके बाद अभी फर्क ये पड़ेगा कि जो अभी पोस्ट इंक्रीज हुई है उसका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, कम से कम आप मान के चलो 7-8 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा इतनी पोस्ट इंक्रीज होने से। और बाकी इतना एनालिसिस हम अभी नहीं लगा सकते, ये एक नॉर्मल होता है कि मतलब एक एवरेज मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। बाकी तो जब फाइनल जब 2 गुना कट ऑफ आएगी उस समय पता पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी इंक्रीज मतलब कितनी वो लीड ले सकती है। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम आपने देखा होगा इसके अंदर 20 से लगाकर 25 क्वेश्चन ऐसे है जिसको टच करने से पहले हमें सोचना पड़ रहा था। तो मैक्सिमम बच्चे टच नहीं करते हैं कि जहां हमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आते हैं उसको टच करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अगर 25 ना, आप 20 क्वेश्चन मान लो, 20 क्वेश्चन ऐसे है जिसको आप टच करने की भी किसी को नौबत नहीं आई होगी, वो जैसे थे वैसे के वैसे किसी ने क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत टफ थे, उनको सोल्व कर पाना हमारे बस की बात नहीं थी। तो आप 20 क्वेश्चन तो मतलब इन 140 में से 20 क्वेश्चन तो आप पहले से माइनस किए हमने, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे, पीछे हमारे पास बाकी रहते 120 क्वेश्चन। अब इस 120 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम मान रहा हूँ, लेकिन 15 से 20 के बीच में हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और इतनी भी होगी, ये इतना कोई गलत नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन गलत होना कोई गलत नहीं है। तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है ये तो आपकी नेगेटिव मार्किंग, पीछे कट कटा के अगर आपके 95 तक बच रहे हो तो आप बहुत बढ़िया स्कोर के अंदर हो, और डेफिनेटली आप सिलेक्शन की रेस के अंदर हो। बस शर्त ये है कि आपकी जीके के अंदर 40% आने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर बायोलॉजी के अंदर तो 100 वाले बैठे हैं, जिनके मुझे कल किसी का फोन आया, किसी एक लड़के का, वो कह रहा था मेरे बायो में 106 क्वेश्चन सही है। हो सकता है कोई इसमें टफ की बात नहीं है, लेकिन मैं पूछ जीके तो सर जीके के अंदर कुछ नहीं के 28-29 नंबर आ रहे हैं। तो ये होता है कि तो कट ऑफ इसलिए आती है नीचे, क्योंकि किसी का जीके अच्छा है तो किसी की बायो अच्छी नहीं है, यही हो रहा है। तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। अब देखो जिनका पेपर बिगड़ा है उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, खुद को ऐसे समझा लो कि भगवान हमारे साथ, कि मैं इस पोस्ट के योग्य नहीं हूँ, मैं किसी से बड़ी पोस्ट के योग्य हूँ, तो भगवान मेरे से अच्छा करना चाहता है। मैंने भी उस समय ये सोचा जब मेरा नहीं हुआ था, अगर मैं भी ऐसे सोच के बैठ जाता कि मेरे से फर्स्ट ग्रेड ही नहीं होता तो मैं सेट और ये मैं क्या निकालूंगा। इसलिए ये कभी मैं सोचना कि मेरे से फर्स्ट ग्रेड भी नहीं हुई है, तो मेरे से फर्स्ट ग्रेड में भी 40% नहीं आ रहे तो आगे मैं क्या करूंगा। तो अब मैं मेरा अगर मैं रीट की तैयारी करता मेरा जीवन भर नहीं होता। मुझे पता है मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आती, तो नहीं होता जीवन भर, मैं मेरी पूरी लाइफ रीट एग्जाम देता। तो अपनी क्षमता को पहचानो कि हमारे अंदर क्या, मतलब हमारे अंदर ऐसी क्या शक्ति है, मेरे अंदर ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्लांट फिजियोलॉजी में लिमिटिंग फैक्टर, हम उसमें पढ़ते हैं कि ब्लैकमैन ने लॉ दिया था कि जो फैक्टर मतलब किसी प्लांट की फोटोकेमिकल रिएक्शन को, जिस एलिमेंट की मात्रा सबसे कम होती है वो उसको प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार से मतलब उस प्लांट के लिए वही उसका पावरफुल चीज है, मतलब जो उसको प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ उसकी क्षमता होती है जो उसके ऊपर उसका ज्यादा पकड़ होती है। तो आप भी पहचानो कि आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है, आप देख भाई कि मेरी बायोलॉजी अच्छी है और मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप सेट की तरफ जाओ। आपको ये लगता है कि मेरे से बायो मेरी अच्छी नहीं है, मेरे बेसिक इतने नहीं है और मुझे बायो अच्छी करने में कम से कम 1-2 साल और लगेंगे, तो आप सेकंड ग्रेड पकड़ लो, वहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स है। और भी लगता है कि मेरी साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप पकड़ लो, जैसे ईओआरओ की वैकेंसी भी आ रखी है, तो ऐसी खूब वैकेंसी। इस प्रकार से अपने आप को पहचानो, अपने फ्रेंडों को देखकर, चारों ओर के अपने एनवायरनमेंट को देख के, सराउंडिंग के, अपनी कभी किसी एग्जाम की तैयारी मत की करो। हमारे साथ यही होता है कि हम हमारे आसपास के फ्रेंडों को देखते हैं, अच्छा ये कर रहा है फर्स्ट ग्रेड तो मैं भी करूंगा फर्स्ट ग्रेड। तो क्योंकि उसकी पोटेंशियल अलग है, हमारी और हमारी अलग होती है, तो इसलिए अपनी पोटेंशियल को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर जो आप खोप लेके बैठे थे बायोलॉजी का, वो काफी हद तक सोल्व हुआ होगा। अब एक बात और बता देता हूँ, इस बार ये जो पीजी वाला पोर्शन है, जो आपके पीजी वाला पोर्शन है, जो आपके पीजी वाला पार्ट है, इसमें जितनी भी यूनिट है, जैसे इसमें इकोलॉजी वाली आपके 2 यूनिट है, इको के बाद आपके इसमें बायोटेक है, उसके अलावा मोल बायो है, उसके बाद आपके इसके अंदर आती है ये टेक्निक्स वाली यूनिट, टेक्निक्स। ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपको नेट लेवल की पढ़नी पड़ेगी। देखो बाकी कुछ नहीं होना है, मैं आपको ऐसे बोल दूंगा आप वापिस पे, तो देखो ये यूनिट होती है जो स्टूडेंट का सिलेक्शन कराती है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, क्योंकि यहाँ वाले क्वेश्चन ही हमारे गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये डाइवर्सिफाई है। इकोलॉजी के अंदर आप कितना पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही डाइवर्सिफाई यूनिट है। मोल
बायोटेक में आप कितना पढ़ लोगे? बायोटेक के अंदर आप कितने केमिकल के नाम हम याद नहीं कर, ठीक है जो बेसिक होते हैं जो मेन उसको हम याद कर लेंगे, लेकिन हाँ ये सही है मोल बायो को आप अच्छे से सोल्व हम कर सकते हैं अगर हम नेट लेवल का पढ़ लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में टेक्निक्स वाली यूनिट है, ये भी इसमें टेक्निक्स के अंदर हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो उसके प्रिंसिपल के ऊपर आता है, मतलब उस टेक्निक्स का मुख्य काम क्या और वो किसके आधार पर उस पर क्वेश्चन आता है। तो मैंने इस बार ये सोचा है जो ये वाला पोर्शन आपका जो पीजी वाला पोर्शन है, इसमें आपके इकोलॉजी है, बायोटेक है और मोल बायोटेक, मतलब पीजी वाले पार्ट में जो जो यूनिट है, जो जो नेट लेवल की पढ़ने की नीड होती है, अब तो ये पोर्शन इस बार आपको मैं पूरा ऑनलाइन करा दूंगा, पीजी वाला पोर्शन। और अभी से कर रहा हूँ पूरा एडवांस नेट लेवल का होगा, सीएसआर लेवल का, मतलब एमएससी लेवल का होगा और ऑथेंटिक बुकों से होगा। बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। खोप हमेशा इसी पोर्शन के अंदर होता है। दिक्कत ये है कि मार्केट के अंदर इस पोर्शन को भी हम लोग पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है। मैं कल कहीं देख रहा था माइक्रोस्कोपी को पीपीटी से पढ़ा रहा है एक टीचर। भाई अब बच्चे को कैसे समझ आएगा उसको? आप उसको पीपीटी लेके आ रहे हो, 1 घंटे में क्लास पूरी, मैंने उसको पूरा देखा फर्स्ट ग्रेड के लिए। पीपीटी के ऊपर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को इकोलॉजी। मैं मानता हूं कि उसमें टीचर को सहायता मिलती है कि उसका काम 1 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन बच्चे को याद करना पड़ेगा, वो उस पीपीटी को कैसे याद करेगा वो? क्योंकि अब देखो ये होता है कि बीएससी की क्लास है तो ठीक है आपने सिलेबस को पूरा कर लिया, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेबस पूरा करना होना नहीं, सिलेबस को पूरा करना होता नहीं होता है। सिलेबस तो पूरा बच्चा खुद कर देता। आजकल एआई आ गई है, मतलब आज चैट जीपीटी, आप वहां से बढ़ा के पढ़ सकते हो ना, लेकिन वहां तो फिर क्या, तो फिर बच्चा किसी टीचर का पढ़ने के लिए क्यों आया? आप उसको कम से कम हैंड रिटन नोट्स लिखाओ, मतलब कुछ उसको समझाओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, हम लोग भी उसको ऐसे रटाऊ पद्धति के ऊपर, तो मतलब कल मैंने देखा कि आखिर बच्चों में डर क्यों है आगे, आखिर मतलब हमारे अंदर ये बायोलॉजी को लेकर डर क्यों है? डर इसलिए है कि हम लोग उसको रटने की प्रवृत्ति के ऊपर हमें उसके अकॉर्डिंग पूरा बना रखा है, इसलिए हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, बायो पता नहीं कैसी आएगी, नेट वाले बच्चे बैठे हैं वो हमसे पहले करके आएंगे। तो इस बार ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, पीजी पोर्शन जो है, पीजी पार्ट, केवल ओनली पीजी पार्ट, क्योंकि बाकी वाला पार्ट आप अपने आप पढ़ सकते हो। यूजी और जो सीनियर सेकेंडरी वाला जो आपके पार्ट होता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो आपके पास उसके खूब पड़े है, आपके पास बुकें भी पड़ी है, नोट्स भी पड़ी है, आपकी प्रैक्टिस सब कुछ है। ये वाला जो पोर्शन है, पीजी वाला पोर्शन एडवांस लेवल का, आपको 0 से लगाकर जेड तक का, मतलब पूरा का पूरा इस बार मैं आप ऑनलाइन का करा दूंगा, अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है तो इसलिए मतलब ऑफलाइन क्लासेस रहती है, इसलिए मैं नहीं करा पाऊंगा। उसके बाद में ये वाला पीजी वाला पोर्ट आपको अच्छे से करा दूंगा। इसके साथ में अभी तक राजस्थान के अंदर पीजी वाले पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, इसमें आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें भी बॉटनी के अभी तक 6 पेपर हुए, जूलॉजी के 6 पेपर हुए, उसके अलावा आपके एसीएफ इसमें भी बॉटनी के 2 पेपर हुए, जूलॉजी के 2, तो मतलब टोटल ये 4 पेपर। इन टोटल पेपरों के अंदर लगभग पीजी वाले पार्ट के आ रखे आपके 200 से 250 तक क्वेश्चन। मैं जब काम कर रहा था उस बुक के ऊपर, तो उसमें कम से कम 230 या 35 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। अभी तक मुझे उसमें एसीए के क्वेश्चन देखना बाकी है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब बिल्कुल लो लेवल का है। तो पीजी वाला पोर्शन ही आपके सफलता को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि ये नेट लेवल का आता है। और यहाँ नेट के बच्चे, अब आप आपने देखा कि वो एक स्टूडेंट जिसका मुझे मैसेज आया था, कॉल आया था कि सर मेरे 105 सही हो रही है, तो मैंने पूछा किसकी तैयारी की है, तो सर नेट की तैयारी की थी। तो आप देखो कि जो बच्चे 95 पे अटक रहे हैं, मतलब जिन्होंने कभी नेट की तैयारी नहीं की है, जिन्होंने केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा है, तो वो बच्चे यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। ये इन चीजों को सोचा करो कि हम पीछे कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे पीछे रह जाते हैं पीजी वाले पोर्शन के अंदर। इस बार इस बात को लेकर नो टेंशन लेना, पीजी वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा पूरा का पूरा, साथ में पीवाईक्यू, ये सब के सब। इसके अलावा फिर आप लोग आराम से नेट लेवल के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मतलब तो फिर एक खोप नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे अंदर ये रहता है कि सर हम पीजी का इस बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पेपर थोड़ा एडवांस आ गया तो हम क्या करेंगे? तो इस बार क्योंकि हमें जब विश्वास नहीं होता ना हमारे नोट्स के ऊपर, तब तक कुछ नहीं होता। ट्रस्ट होना जरूरी है। जिस दिन हमें हमारे टीचर के ऊपर, हमें हमारे नोट्स के ऊपर, हमें हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये विश्वास हो गया कि ये मेरे साथ एग्जाम में धोखा नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा था, उस समय जब एग्जाम से 1 दिन पहले हम लोग यही करते हैं कि पेज को ऐसे फटाफट
पढ़ते हैं कि क्या पता कोई क्वेश्चन अगर कहते हैं ना कि एग्जाम से 24 घंटे पहले जो पढ़ के जाते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं तो उस समय यही दुआ कर रहा था कि अब 2 घंटे पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बुक मेरे सामने थी, मैं जैसे मैं बुक से बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी याद है मैं जब रुका था, मैं बुक को देख के उस बुक से ये बात कर रहा था कि मेरे साथ धोखा मत करना, मैंने तेरे ऊपर 2 साल तक ट्रस्ट किया है। तो ये ट्रस्ट आपका बुक पे तब आएगा जब आपने किसी अच्छी बुक को पढ़ा हो और उस बुक ने आपको नॉलेज दिया हो, तब आपको उस बुक के ऊपर ट्रस्ट आएगा कि डेफिनेटली इस बुक के कारण मेरा फ्यूचर बनेगा। तो ये चीजें ट्रस्टेबल होती है कि जब आपको नोट्स पे ट्रस्ट हो, आपको उस टीचर पे ट्रस्ट हो, और नोट्स, टीचर और बायोलॉजी पे ट्रस्ट आएगा आपके टीचर की वजह से आएगा। आप जिससे पढ़ रहे हो या आप खुद पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ अगर सेल्फ पढ़ सकते हो तो पढ़ना चाहिए, सेल्फ सेल्फ जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते तो हमें किसी न किसी को सहायता लेनी पड़ती है, तो लेनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि सेट के लिए अब यहाँ से हमारा आगे फ्यूचर कैसा हो, मतलब सेट की हम तैयारी कैसे करें ताकि हमारा फ्यूचर भी सेट हो जाए। तो आज की क्लास में यही था। अब हम बात करेंगे आगे वाले कल के सेशन के अंदर कि सेट के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी यूनिट हमें फर्स्ट ग्रेड लेवल की पढ़नी चाहिए, कौन सी यूनिट जो है वो हमें पढ़नी चाहिए एडवांस लेवल के ऊपर जाकर, तब जाके, क्योंकि सेट आप मान के चलो इस साल सेट हो जाएगा, कोटा यूनिवर्सिटी इसी साल के अंदर 2026 के अंदर सेट करा देगी, तो आपके पास 3 या 4, आप 5 महीने मान लो, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। 5 महीनों के अंदर आपको टोटल 13 यूनिट को पढ़ना, साथ में आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर को भी देखना है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कल के सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ बायोलॉजी को लेके आपके अंदर जो खौफ था वो खौफ अब दूर हुआ होगा। और एक और लास्ट में और बता देता हूँ, बायोलॉजी को रटना छोड़ देना, जो टीचर रटा रहे उनको आज ही छोड़ दो, भले वो कोई, भले मैं हूँ, भले कोई भी हो, बायोलॉजी को अभी से कह रहा हूँ रटना छोड़ दो। रटने का टॉपिक क्लास है ही नहीं ये। जो टीचर रटा रहा है उसको जाके बोल दो भाई हमें समझा, क्योंकि उसका देखो रटने का, समझने का मतलब ये होता है कि आप उसका साइंटिफिक कारण समझो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके आपको वो लंबे टाइम के लिए वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि कर्नल जेम्स टोड कौन था, तो आप मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दोगे, क्योंकि आपको उसकी कहानी पता है, कर्नल जेम्स टोड क्यों आया था आपको वो भी पता है, उसने क्या क्या काम किया, उसने वो काम क्यों किया, वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो कहाँ का क्या था, तो आपको सब रीजन पता हो, कहाँ कहाँ गया था राजस्थान में, तो आपको उसके आसपास की कहानी पता है। तो बायोलॉजी के अंदर भी इस प्रकार से उस टॉपिक के आसपास की कहानी को याद करो कि ये टॉपिक और किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस टॉपिक का उसके साथ में क्या साइंटिफिक रीजन है, इसका क्या उसके साथ रिलेशन है। इस प्रकार से पढ़ोगे बच्चों तब जाके आपका काम होने वाला है। अब आरपीएससी के पैटर्न ने चेंज कर लिया है। आप 2011-12 2011-13 और 15 वाला पेपर देख लो, सीधा क्वेश्चन आ रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, राइबोसोम किसकी फैक्ट्री होती है। उस समय हो सकता था कि आप नॉर्मली पढ़ के रट के आप चले जाते, लेकिन अब नहीं करना है। तो जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। ये जो डार्विन ने कहा था ना भी नेचुरल जो डोमिनेंट है वो डोमिनेट वही होगा जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहेगा, वही हमेशा आगे सर्वाइव कर पाएगा। अगर आपको आरपीएससी के अंदर सर्वाइव करना है, इन जॉब लेनी है आरपीएस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ काफी हेल्प मिलेगी आपको। बायोलॉजी में खौफ मत करो, अपने अंदर से खौफ मत लो कि बायो ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो बायो तबाह करने वाली नहीं है, यही हमारा फ्यूचर बनाने वाली है। तो उससे प्यार करो, इससे लव करो कि यही हमारे लिए और हम इसी के लिए, और उस पर ट्रस्ट करो, जहां से पढ़ रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो। तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिर से बिना किसी खौफ के सेट की तैयारी में और सेकंड ग्रेड एग्जाम में लग गए होंगे, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तब। बाकी और भी एग्जाम खूब आप उसमें लग जाओ, लेकिन हिम्मत हार के नहीं बैठना, हिम्मत हारने वालों की दुनिया में कोई नहीं पूछता है। तो अब अपन मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।